नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार। मुकेश जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। तो देश में कोरोना के मरीजों की संख्या और खतरे दोनों बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ चुनावी सरगर्मियां भी हम देख रहे हैं कि देश में बढ़ रही हैं। भाजपा वर्चुअल रैली कर रही है और बीते 3 दिनों में बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल रैली करके अपनी सरकार की खूब तारीफ की और विपक्ष की जबरदस्त आलोचना की। भाजपा के तेवर देखकर साफ लग रहा है कि अब वो फिर चुनावी मोड में आ चुकी है। बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव है। इसके साथ राज्यसभा की कुछ सीटों के लिए भी कुछ राज्यों में मतदान होने हैं। वक्त फिजिकल डिस्टेंसिंग का है, मुंह पर मास्क लगाने का है और बार बार हाथ धोने का है, लेकिन भाजपा के लिए तो शायद हर वक्त चुनाव का और सत्ता पर काबिज होने का वक्त ही रहता है और वही इस वक्त भी दिख रहा है। पिछले 6 सालों में कई ऐसे मौके आए जब भाजपा ने जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली और मतलब अलग अलग राज्यों में, और जहां कुछ समय के लिए सत्ता से बाहर रहना पड़ा वहां सरकार गिराने का खेल खेला गया। कर्नाटक में इसी तरह भाजपा ने सरकार बनाई थी और पिछले साल जब मध्य प्रदेश की सत्ता से उसकी 15 सालों की पकड़ जो है वो खत्म हो गई, तब भी उसकी बेचैनी देखते ही बनती थी। वहां कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन पूर्ण बहुमत हासिल नहीं था कांग्रेस के पास में। लिहाजा भाजपा बार बार ये दावा कर रही थी कि कांग्रेस की सरकार जल्द गिर जाएगी और उसने अपना ये दावा जो है सच भी करके दिखाया। जब होली के मौके पर बुरा न मानो होली है कहते हुए कांग्रेस को सत्ता से बेदखली का गुलाल लगा दिया भाजपा ने, इसके बाद हमने ये भी देखा कि इस काम में जो बुरा न मानो होली है जो कहा, तो उस काम में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीढ़ी बनने का अपना वो योगदान दिया और उनके समर्थक जो है विधायक जो थे वो भाजपा में शामिल हो गए। शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने में सफल हो गए। देश स्वास्थ्य मुसीबत की चिंताओं में डूबा था उस वक्त और मध्य प्रदेश में भाजपा को सत्ता हासिल करने की चिंता थी। अब तक भाजपा ने यही कहा कि ये सब कांग्रेस की अंतर्कलह के कारण हुआ है, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान की एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें सोमवार को इंदौर के दौरे पर उपचुनाव को लेकर के बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर रहे शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि आला कमान के निर्देश मिलने के बाद एमपी में कमलनाथ की सरकार गिराई गई। इस ऑडियो के सामने आने के बाद से कांग्रेस ने कहा था कि अब सच्चाई सामने आ गई है कि सरकार असंतोष की वजह से नहीं गिरी है, बल्कि बीजेपी के लोगों ने साजिश रच करके सरकार गिराई थी। लेकिन अब सीएम शिवराज सिंह ने बिना नाम लिए ट्वीट किया है कि पापियों का विनाश तो पुण्य का काम है, हमारा धर्म तो यही कहता है। क्यों बोलो सियापति रामचंद्र की जय, ये ट्वीट है। मुकेश जी क्या कहेंगे? शिवराज जी ने किसे पापी कहा है? एक तो ये ट्वीट के हिसाब से तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि किसको वो पापी कह रहे हैं, लेकिन वो किस धर्म की व्याख्या कर रहे हैं अपने इस पूरे ट्वीट में? और दूसरे उसके साथ साथ जो ये पूरा का पूरा जो एक घटनाक्रम है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें वर्चुअल रैली की बात भी है, जिसमें कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण देश में जो स्थिति है उसकी बात भी है, इन तमाम बातों पर मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूँ कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान के इस बयान ने, ऑडियो क्लिप ने एक बात जो सबके मन में थी, जो सब जानते थे, उस पर मुहर लगा दी कि जो भी सत्ता परिवर्तन हुआ है मध्य प्रदेश में, उसमें हाई कमान का रोल था। दोनों, मोदी और शाह दोनों ने इसकी कमान संभाली हुई थी और लगातार कोशिश की जा रही थी कि कमलनाथ सरकार को गिराया जाए और उसके लिए सिंधिया का इस्तेमाल किया गया। तो ये सारी चीजें बहुत साफ साफ सामने आ गई और जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर हम सिंधिया और शीतला, क्या नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ, उनको न तोड़ते तो ये क्या सरकार हम गिरा पाते। तो ये जो सरकार तोड़ू लोग हैं उनको भी उन्होंने व्याख्यायित कर दिया कि किस तरह से उनको तोड़ा गया है। अब ये जो 22 विधायक गए हैं और सिंधिया गए हैं, ये समझ सकते हैं कि शिवराज सिंह की भाषा में वो लोग क्या हैं, उनका इस्तेमाल बीजेपी ने किस तरह से किया सरकार को गिराने का। तो एक अलोकतांत्रिक ढंग से, असंवैधानिक ढंग से एक चुनी हुई सरकार को गिराया गया। दूसरी बात यह है कि ये सारा काम उस समय हुआ जब देश में कोरोना संकट आकार ले रहा था, बड़ी तेजी से फैल रहा था और सिर्फ इस सत्ता परिवर्तन, सत्ता उलटने के लिए लगातार चीजों को टाला गया। ये एक वजह थी। फिर दूसरी वजह ट्रम्प साहब का आगमन था और इन तमाम वजहों से टाला गया, जिससे कोरोना का संकट बढ़ता चला गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये सरकार
दूसरों को पापी बता रही है, लेकिन ये सबसे बड़े पापी हैं, क्योंकि इन्होंने न संविधान की मर्यादा को समझा, न लोकतंत्र की मर्यादा को समझा, और सत्ता को तख्ता पलट करने के लिए वो सारे षड्यंत्र किए, छल छद्म किए, खरीद फरोख्त किया, विधायकों को प्रलोभन दिए। और ये ऐसे समय में निकल के आई है क्लिप, इसमें एक क्लिप आप सिंधिया की जो आई है ऑडियो क्लिप, जी उसको भी जो देखिए, जिसमें वो एक उम्मीदवार से बात कर रहे हैं पिछले चुनाव के दौरान, और जिसमें 50 लाख का खेल हुआ है, ये भी बात हो रही है, सिंधिया की क्या भूमिका रही है। तो ये सारी जो चीजें आ रही हैं मिलकर, ये दोनों बड़े जो कद्दावर नेता हैं मध्य प्रदेश के, वो जो उपचुनाव होने वाले हैं उसके बीच में ये क्लिप आई है। तो आप सोचिए कि कितनी दुर्गति हो रही है बीजेपी के, कितनी भद पिट रही है इन दोनों नेताओं की, और इसके बहाने वो जो सारे पार्टी छोड़कर गए थे उनकी भी इस चुनाव में, उपचुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा ये तो भगवान जाने, क्योंकि चुनाव लड़ने और जीतने के जो तरीके ये लोग आजमाते रहे हैं, बीजेपी आजमाती रही, उसका एक अलग मतलब है। लेकिन चुनाव के पहले ये जो छवि भंजन हुआ है, मूर्ति भंजन हुआ है, ये बहुत बीजेपी वालों को सालेगा, और कांग्रेसियों को भी जो जो टूट कर गए हैं उनको भी परेशान करेगा। तो एक बड़ा परिदृश्य इससे निकल के आता है, और वो ये है कि सरकार के बने रहने में इसका क्या रोल हो जाएगा। अगर 17-18 सीटें कांग्रेस उसमें से निकाल लेगी, तब इस सरकार का भविष्य क्या होगा। तो एक एक चीज, ये पाप जुड़ता जा रहा है उस चुनाव के संदर्भ में। जी, तो भले वो पापी जिसे भी बोल रहे हों, लेकिन एक जो पाप किया गया है और वो आज न कल साफ नज़र आएगा। और अगर जैसा आप बता रहे हैं मुकेश जी कि आने वाले समय में अगर जो चुनाव है 22 में से अगर 17-18 सीटें या 16-17 सीटें भी अगर कांग्रेस ले आती है तो स्थिति दूसरी बन सकती है मध्य प्रदेश में। लेकिन हम लोग, जैसा मुकेश जी आप बता रहे हैं कि एक ये सारी रचना जो है उस वक्त की गई जब देश में कोरोना का संकट जो है वो आकार ले रहा था। लेकिन दूसरी तरफ मुकेश जी, भाजपा भले ही एक दूसरा जो है वो हिंदुत्व का राग अलापती रही है, हम देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल सत्ता ही उसका एकमात्र धर्म दिख रहा है। अभी हम लोग साफ देख रहे हैं कि सत्ता ही उसका धर्म है, और ये साफ नज़र आ रहा है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी हम देख रहे हैं, आज ही खबर आई कि विधायकों को खरीदने की कोशिश हुई है। ऐसा आरोप वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगाया है। गहलोत ने आशंका जताई है कि गुजरात और राजस्थान में राज्यसभा के चुनावों में इरादतन 2 माह की देरी की गई, क्योंकि वे खरीद फरोख्त पूरी नहीं कर पाए थे। वे से मतलब है भाजपा। चुनाव अब होने जा रहे हैं और स्थिति जस की तस बनी हुई है, क्योंकि कोरोना का प्रकोप जो है वो बढ़ रहा है। और इससे पहले राजस्थान विधानसभा में भी पार्टी के मुख्य सचेतक रहे कांग्रेस नेता महेश जोशी ने एक पत्र लिखा है कि मुझे विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से ये पता चला है कि हमारे विधायकों और निर्दलीय विधायकों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। पत्र में कहा गया है कि ये संविधान की भावना और जो कृत्य हो रहा है वो उसके खिलाफ है और ये निंदनीय है। ऐसी गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। पत्र में हालांकि सीधे तौर पर बीजेपी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन इशारा इसी पार्टी की ओर किया गया है। कांग्रेस ने इस संबंध में राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को शिकायत भी की है। एहतियात के लिए फिलहाल विधायकों को एक रिसोर्ट में ठहराया गया है, जो हम लगातार मुकेश जी देख रहे हैं कि चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे वो कर्नाटक का मामला हो, हर जगह हम लोगों ने देखा है कि रिसोर्ट जो है पहले से बुक रहता है, चाहे वो होटल 5 स्टार होटल हो या रिसोर्ट हो। लेकिन और चाहे वो बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, विधायक जो है वो पहुंचा दिए जाते हैं। तो मुकेश जी क्या कहेंगे राजनीति में आ चुकी इस गिरावट पर, और क्या इस तरह हम अपना लोकतंत्र बचा पाएंगे? क्योंकि जो स्थिति नज़र आ रही है कि हमको अपने विधायकों को कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त से बचाने के लिए उनको कहीं और शिफ्ट करना पड़ रहा है, और ये हम लगातार देख रहे हैं। एक अलग तरह का ड्रामा जो है वो नज़र आ रहा है। जैसे कर्नाटक का नाटक जो खत्म हुआ था दूसरे ढंग से, और मध्य प्रदेश का नाटक भी हमने देखा, अब राजस्थान में देख रहे हैं। जी, राजनीति में जब तक धन बल का इस तरह से नग्न प्रदर्शन होगा, और खास तौर से वो दल जो सत्ता में है, जो अगर वो इस तरह से इस निचले स्तर पर उतर आएगा, तो फिर लोकतंत्र की तो आप छोड़ दीजिए, उसके लिए तो फिर भगवान भरोसे ही रहना पड़ेगा। एक मर्यादा होती है, एक लक्ष्मण रेखा होती है राजनीति में भी, जिसको नहीं लांघना चाहिए।
लेकिन इस सरकार ने किसी मर्यादा, किसी लक्ष्मण रेखा का पालन नहीं किया है। जिस दिन से ये सत्ता में आई है उस दिन से लगातार मतलब धज्जियां उड़ा रही है। आप देखिए कि उत्तराखंड में किस तरह से सरकार बदलने की कोशिश की गई थी, अरुणाचल प्रदेश में किस तरह की सरकार बदलने की कोशिश की गई, गोवा और मणिपुर के उदाहरण देखिए, बिल्कुल। नागालैंड और मेघालय के उदाहरण देखिए। तो ये बड़ी ही कहना चाहिए निर्लज्जता के साथ सत्ता का खेल खेला जा रहा है। ये आप इसकी तुलना धृतराष्ट्र के दरबार से कर सकते हैं कि जहां द्रौपदी की साड़ी दुर्योधन खींच रहा है। लेकिन यहाँ दो चीजें मैं और जोड़ना चाहूंगा कि राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश बीजेपी बहुत पहले से कर रही है। ये तो गहलोत साहब की राजनीतिक चतुराई थी। हालांकि उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने भी बीएसपी को तोड़ के पूरी की पूरी पार्टी अपने साथ ले आए हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ को बनाने के लिए, सरकार बचाने के लिए वो भी खेल खेल रहे थे। बहुत सारे इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये है कि 200 की जो असेंबली है उसमें उनके पास करीब 120 विधायक हैं, यानी बहुत स्टेबल सरकार है। तो सरकार गिराने की कवायद पहले से चल रही थी, लेकिन अभी जो कवायद हो रही है वो राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर हो रही है। ये सरकार बहुत ही डेस्परेट है राज्यसभा में अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब तक राज्यसभा में अपनी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा लेगी तब तक वो जो इसका एजेंडा है हिंदुत्व वाला, जो हिडन एजेंडा अब नहीं रहा, बिल्कुल खुला एजेंडा है, उसके लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए, ये उसके लिए डेस्परेट है कि जितनी जल्दी हो सके राज्यसभा में अपने नंबर बढ़ाए जाए। इसीलिए मध्य प्रदेश में भी और यहाँ भी और कर्नाटक में भी हर जगह जहां एक सीट ज्यादा, गुजरात में एक सीट निकाली जा सके, इसके लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसके लिए पार्टियां तोड़ी, गुजरात में तोड़ रहे हैं। विधायक जो इस्तीफे दिए हैं कांग्रेस के, वो तोड़े गए हैं, खरीदे गए हैं, उनको धमकाया गया। तो ये हर जगह कर रहे हैं। ये राज्यसभा में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक पागलपन की हद तक चले गए हैं। तो ये अभी इसका है। अच्छा, इसका एक और पहलू भी है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर का जो संघर्ष है, अंतरकलह जो है राजस्थान में, वो भी इसकी एक वजह है। क्योंकि इस क्राइसिस के जरिए कुछ लोग क्राइसिस मास्टर बनना चाहते हैं, और इस क्राइसिस के जरिए कुछ लोग गहलोत पर दबाव भी डालना चाहते हैं। तो कुछ मिली जुली सी स्थिति है। लेकिन ये तो तय है कि केंद्र सरकार बीजेपी यहाँ पर ऑपरेशन लोटस चला रही है। अभी राज्यसभा चुनाव के लिए करा रही है और बाद में इस सरकार को गिराने के लिए भी चलाएगी। जी, तो ये साफ नज़र आ रहा है। और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद हम चलेंगे बिहार की तरफ, और जहां हम राजस्थान और मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा है, तो वहीं बिहार में तो राजनीतिक लाभ के फेर में सारे शिष्टाचार को ही ताक पर रख दिया गया है। मुकेश जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्मदिन के मौके पर आज ही जेडीयू ने नया पोस्टर लगाया है, जिसमें 73 संपत्तियों का ब्यौरा जो है वो लालू यादव के 73 संपत्तियों का ब्यौरा दिया गया है। ये पोस्टर्स पटना के इनकम टैक्स चौराहे के अलावा कई स्थानों पर लगाए गए हैं, और जिसमें लिखा गया है कि लालू परिवार का संपत्ति नामा, राजनीतिक धौंस से अर्जित की गई संपत्तियों का ब्यौरा अभी पूरा नहीं, शेष है। जन्मदिन जैसे मौके पर मुकेश जी, जब विरोधियों को भी शुभकामनाएं देकर राजनीतिक शिष्टाचार का परिचय दिया जाता है, वहां जेडीयू चुनावी पैतरे आजमाने में लगी हुई है, क्योंकि इसी साल चुनाव भी है। इस तरह की चालबाजियों से जनता को भरमाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आप क्या बोलेंगे इस पे? देखिए, जेडीयू बहुत कहना चाहिए कि निराशा की स्थिति में, हालत पस्त है उसकी। और 15 साल सत्ता में रहने के बाद अभी भी वो वोट मांगने के लिए लालू का हौवा खड़ा कर रही है। लालू यादव आ जाइए, इसलिए हमको वोट दीजिए। तो पिछले दो चुनाव में भी उन्होंने यही खेल खेला, लालू आ जाएगा, लालू आ जाएगा। तो लालू का डर दिखा दिखा के वोट मांग रहे हैं। इनके पास अपनी उपलब्धियां नहीं है 15 साल की। आप उपलब्धियों के आधार पर चुनाव में नहीं जा सकते हैं। ये सब जानते हैं कि 15 सालों में नीतीश के राज में बिहार की तबाही हुई, उसने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया है। अब जाहिर है कि ऐसी सूरत में ये जन्मदिन के मौके पर इस तरह की चीजें की जा रही हैं। क्या भय और भरोसा एक पोस्टर है। अब भय लालू का, भरोसा हमारा है। आपका भरोसा किस बात के लिए? आपने ऐसा क्या किया है? अभी जब मजदूर इतनी तादाद में आए थे, तो आप आ रहे थे, तब तो आप रोक रहे थे उनको। आप नहीं चाहते थे कि वो बिहार में आए।
आए भी तो आपने उनका ख्याल नहीं रखा। तो ये तमाम चीजें हैं जो एक्सपोज कर चुकी है नीतीश सरकार को। ये दोनों की जो बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, पूरी तरह से इसका पर्दाफाश हो गया। तो अब ये एक पर्दा ढूंढ रहे हैं कि एक आड़ ढूंढ रहे हैं जिसके चलते वो ये कर सके। दूसरी बात इसमें ये है कि आप लालू यादव की तमाम संपत्तियों का ब्यौरा दे रहे हैं। अगर ये संपत्तियां अवैध हैं तो आप 15 साल से क्या वहां झक मार रहे हैं? आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? केंद्र में साल से आपकी सरकार है, आप छापा मारिए, उन संपत्तियों को जब्त कीजिए अगर वो अवैध हैं तो। लेकिन इस तरह से सूची लगाने से क्या होता है? ठीक है, ये प्रचार के हथकंडे हैं। बहुत सारे लोग इस तार्किक ढंग से नहीं सोचते हैं कि इस सूची का क्या मतलब है या क्या प्रयोजन है, लालू यादव को घेरने के लिए क्या झूठ रचा जा रहा है, ये तमाम चीजें। लेकिन ये बड़ी मजेदार बात है राजीव जी कि लालू यादव 15 साल सत्ता से बाहर हैं, इतने सालों से जेल में हैं, लेकिन फिर भी उनका भूत जो है नीतीश और बीजेपी पर इतना इस कदर हावी है कि वो डरे हुए हैं और केवल उसी का डर खड़ा करके अब चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, ऊटपटांग किस्म के पोस्टर लगा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये उनकी कमजोरी दिखाता है, उनकी कहना चाहिए कि फेल्योर दिखाता है, और ये असफलताएं हैं। और जो खबरें आ रही हैं बिहार से, वहां बुरी तरह से मोहभंग हो चुका है नीतीश कुमार से, जेडीयू से मोहभंग हो चुका है। वो किसी जगह खड़े होने लायक नहीं रह गए। अब ये और बात है कि बीजेपी चूंकि हिंदुत्व की लहर पे सवार है और इस बार हिंदुत्व का एग्रेशन के साथ वो इस्तेमाल करने जा रही है, तो उस लहर का फायदा अगर नीतीश को मिल जाए तो बात दूसरी है। अन्यथा जो मुस्लिम वोट बैंक है वो छिटक चुका है और बड़े पैमाने पर मोहभंग हुआ है, वो वोट भी नहीं आने जा रहा है। तो एक बड़ी चुनौती है। अब इसको निपटने के लिए ये सारे छल छद्म हथकंडे आजमाए जा रहे हैं और आजमाए जाएंगे। तो ये चुनाव है और चुनाव में तो जंग और मोहब्बत में सब कुछ जाए ऐसे कहते हैं। तो शायद नीतीश का भी यही ध्येय वाक्य बन गया है, वो भी यही कर रहे हैं, बड़े आदर्शवादी बनने के नाटक करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि नीतीश के पेट में दांत हैं, मतलब लोगों के मुंह में होते हैं, नीतीश के पेट में दांत हैं। और ये भी कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। तो ये जनता को इतने सालों तक ठगने के बाद अब एक नया रूप सामने लाना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार का एक नया रूप जो है वो सामने लाने की कोशिश हो रही है। तो दूसरी तरफ भाजपा जो है वो इसलिए तिलमिलाई हुई है क्योंकि एक साल के अंदर हमने देखा कि चाहे वो अनुच्छेद 370 की बात हो कश्मीर का, या चाहे बात हो सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात हो, या तमाम ऐसे कई सारे जो दो खासकर जो संसद की बैठकें हुई थी, पार्लियामेंट की बैठक, उसमें जितने बिल पास कराए गए थे, इन सब आधार पे और खासकर जो राम मंदिर निर्माण का मामला हो, इन सब को लेकर के और हिंदुत्व का कार्ड जैसे मुकेश जी कह रहे हैं कि उसको भी अग्रेसिव रूप से इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में भाजपा भुनाने की कोशिश करेगी। लेकिन इन सब के बाद भी आज की स्थिति जो है वो भारत के जो हालात हैं और जिस प्रकार एक बहुत बड़ा वर्ग, मुस्लिमों का वर्ग तो छिटका हुआ बिदका हुआ था ही इनके साथ में, लेकिन प्रवासियों का भी एक बड़ा वर्ग जो है वो इनसे छिटकता हुआ बिदकता हुआ दिख रहा है। और इसके बारे में कल जब अमित शाह ने अपनी रैली, वर्चुअल रैली ओडिशा में की थी, तो वहां उन्होंने प्रवासियों से माफी भी मांगी और ये साफ जताता है कि कहीं ना कहीं डर जो है वो बैठा हुआ है। लेकिन इस डर के साथ में एक डर और भी है इनके जहन में, वो डर बिहार में लालू प्रसाद यादव का है और वो भूत आज तक नहीं उतर पाया है। क्योंकि 15 साल, जैसा मुकेश जी बता भी रहे हैं कि 15 साल बीत जाने के बाद भी, लालू यादव को जेल में डलवा देने के बाद भी, लालू यादव की बीमारी के बाद भी, अगर आज भी लालू यादव के 73वें जन्मदिन पे शुभकामनाओं की जगह पे उनके अवैध तथा कथित अवैध संपत्तियों की अगर बात की जा रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भाजपा और उसके सहयोगी दल जो हैं वो तिलमिलाए हुए हैं और वो कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुकेश जी, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला और आप आज काफ़ी परेशानियों के बीच हम लोग इस प्रोग्राम को कर पा रहे हैं, टेक्निकल खामियां हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, शुभचिंतकों, आप लोगों ने बड़े ध्यान से इस प्रोग्राम को सुना, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते रहिए डीवी लाइव, जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करना न भूलिए। नमस्कार।